देखिए, जब भी हम दुबई का नाम सुनते हैं हम सब के जहनों में बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड, दुबई मॉल और टूरिस्ट हब जैसे ख्यालात आते हैं। और ये बात सच भी है, दुबई अब पूरी दुनिया के लिए टूरिज्म स्पॉट बन चुका है, जहाँ पर हर साल 1.5 से 2 करोड़ लोग घूमने आते हैं। लेकिन 200 साल पीछे जाकर अगर हम दुबई को देखें तो ये मुल्क एक खाली रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ के लोग सिर्फ मछलियाँ बेच के अपना गुजारा करते थे। तो इन 200 सालों में दुबई ने ऐसा क्या किया जिसने अपना नक्शा ही चेंज कर लिया, और अगले आने वाले सालों में दुबई का क्या हाल होने वाला है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, दुबई आज दुनिया के उन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है जिनके पास मालो दौलत और पैसे हैं, क्योंकि दुबई के अंदर आज के टाइम हर वो चीज़ आपको बआसानी मिल जाती है जो शायद ही आपको किसी और कंट्रीज़ में मिले। आज दुबई में बड़े बड़े 7 स्टार होटल से लेकर महंगी महंगी गाड़ियाँ और हर तरह के लग्जरीज आपको बआसानी मिल जाती है, जिनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पूरी दुनिया से हर साल करोड़ों लोग दुबई आते हैं। लेकिन दुबई शुरू से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 200 साल पहले दुबई महज एक फिशिंग विलेज के अलावा कुछ भी नहीं था, जहाँ पर सिर्फ 800 से 900 लोग बसते थे, और ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ मछलियाँ पकड़ते थे। और उस वक़्त दुबई अबू धाबी के अंडर होता था। लेकिन 1833 में यहाँ के मुख्तलिफ कबाइल ने अबू धाबी से बगावत की और दुबई को आज़ाद कराया। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ मछलियाँ बेचकर गुजारा करते थे। लेकिन दुबई की किस्मत तब बदलने लगी जब 1892 में ये पूरा खित्ता बरतानिया के अंडर चला गया। बरतानिया ने दुबई की लोकेशन देखकर यहाँ पहला सी पोर्ट बनाया, जहाँ पर दुनिया के मुख्तलिफ शिप्स और कार्गोस उतरने लगे। चूंकि उस वक्त दुबई ने इस सी पोर्ट को बाकी दुनिया के लिए फ्री रखा हुआ था, इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शिप्स और कार्गोस अपने माल उतारने लगे। लेकिन दुबई को इस सर्विस से 1 रुपया फ़ायदा नहीं हो रहा था। वजह थी इनकी टैक्स फ्री पॉलिसी, क्योंकि दुबई ने इस पोर्ट को पूरी दुनिया के लिए फ्री रखा हुआ था, उनसे 1 रुपया टैक्स नहीं ले रहा था। और ये चीज़ अभी तक फ्री होता अगर 1908 में वो समंदरी तूफान नहीं आता, जिसने 70% मछली पकड़ने वाले मछुआरे और कश्तियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जो उस वक्त तक दुबई की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ था। उस तूफान ने दुबई की इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया, जिस वजह से वहाँ के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क को छोड़कर आसपास के कंट्रीज़ में जाने पर मजबूर कर दिया। और ये अगले 20 सालों तक चलती रही, जब तक दुबई के अंदर पहली बार तेल डिस्कवर नहीं हुआ। तेल निकलने के बाद इस रीजन के 6 छोटे छोटे स्टेट, जो एक टाइम पे अबू धाबी का पार्ट हुआ करता था, एक बार फिर इकट्ठे होकर अपने अपने सिटी को डेवलप करने के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल वुमेन और फुजेरा का सरबराह शामिल हुए। उस कॉन्फ्रेंस में इन 6 स्टेट को जोड़कर यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारात का नाम दिया गया, और अबू धाबी को एक बार फिर इन तमाम स्टेट का कैपिटल बनाया गया। और ये कॉन्फ्रेंस एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने इन तमाम सिटीज़ को इतना ज़्यादा डेवलप किया। उस कॉन्फ्रेंस के बाद इस पूरे रीजन में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना शुरू हो गया। टूरिज्म के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और पाम आइलैंड जैसे यूनिक प्रोजेक्ट पर काम हुए, जो थोड़ी देर बाद पूरी दुनिया के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। दुनिया के मुख्तलिफ कोने से लोग आहिस्ते आहिस्ते इस रीजन की तरफ आने लगे। स्पेशली दुबई के अंदर बड़े बड़े कंपनीज ने अपने ऑफिसेज दुबई में खोलने लगे, और उसी चीज़ को देखकर दुबई गवर्नमेंट ने भी IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन ली, जिनकी मदद से उन्होंने दुबई के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग सिस्टम और बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, ताकि लोग बाहर से आकर दुबई के अंदर सेटल हो जाए। दूसरा, दुबई ने अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाया। अगर आप दुबई की लोकेशन देखोगे तो ये मिडिल ईस्ट में उस पॉइंट पर मौजूद है जहाँ से आज के टाइम तमाम शिप्स और कार्गोस तेल लेकर गुजरते हैं। और दुबई गवर्नमेंट ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और उस जगह पर बहुत सारे सी पोर्ट्स बने हैं, और उन सब पर टैक्स भी लागू कर दिए गए। साथ ही उस सी पोर्ट के आसपास बहुत सारे स्टोरेज, शिप रिपेयरिंग और कई होटल्स बनाए, जिनसे अच्छे खासे कमाई करने लगे। इसके अलावा दुबई ने अपने इंपॉर्टेंस इस तरह भी बढ़ाया कि दुबई से ही फ्लाइट पूरी दुनिया के लिए जाने लगे, क्योंकि दुबई की लोकेशन जिस जगह पर मौजूद है वो ऑलमोस्ट तमाम कॉन्टिनेंट के लिए सेंटर बन जाते हैं। इसीलिए दुबई ने भी इसी पर काम किया, और आज के टाइम दुबई से कम औक़त में आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। इस तरह दुबई ने अपनी पॉलिसीज़ पर काम करके एक फिशिंग विलेज से आज दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। लेकिन दुबई की ये सारी मेहनत ख़त्म हो सकती है अगर वो इन 3 चीज़ों को टाइम पर ओवरकम ना करे। तो हो सकता है दुबई वापस से वही दुबई बन जाए जो वो आज से 200 साल पहले थे। दुबई के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई की टोटल GDP का 95% इनकम टूरिज्म से आता है, 4% सर्विसेज और फाइनेंस, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1% तेल से आता है। यानी दुबई की पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है उसके टूरिज्म पर। इसका मतलब जब तक लोग दुबई घूमने जाता रहेगा
तब तक दुबई आज का दुबई रहेगा। लेकिन जिस दिन दुबई जाना लोग बंद करेंगे तो दुबई वापस से वही वाला दुबई बन जाएगा जो वो आज से 200 साल पहले थे। इसका बेस्ट एग्जांपल 2008 की फाइनेंस क्राइसिस है। जब पूरी दुनिया में ग्लोबल डिप्रेशन चल रहा था तो दुबई में टूरिस्ट आना ऑलमोस्ट बंद हो गया था। हालत ये हो चुकी थी कि दुबई डिफॉल्ट करने वाला था। लेकिन उसी टाइम अबू धाबी ने दुबई की मदद की और $10 बिलियन देकर दुबई को बैंकरप्ट होने से बचा लिया। लेकिन अबू धाबी ने भी उस $10 बिलियन के बदले दुबई का सबसे बड़ा बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा को अपने कब्जे में ले लिया। यानी हम कह सकते हैं कि आज के टाइम बुर्ज खलीफा है तो दुबई के अंदर, लेकिन उसको ओन करता है अबू धाबी। दूसरी मेन वजह दुबई के रियल स्टेट है। आज के टाइम अगर आप दुबई घूमने जाओगे तो आपको हर जगह बड़े बड़े बिल्डिंग्स नजर आएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि उन तमाम बिल्डिंग में से आधा आपको खाली मिलेंगे। ये तमाम बिल्डिंग बनाने के पीछे दुबई की पॉलिसी ये थी कि आप बिल्डिंग बनाते जाए, उनको आबाद करने के लिए लोग बाहर से आते जाएंगे। लेकिन दुबई के इतने सारे बिल्डिंग बनाने की वजह से उनकी वैल्यू एकदम से नीचे गिर गई। जहां बाकी दुनिया में रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वही दुबई में इसकी वैल्यू कम हो रही है। अब इन दो मेन फैक्टर के अलावा तीसरा फैक्टर जो दुबई को वापस से वही दुबई बना सकते हैं जो वो आज से 200 साल पहले थे, वो है दुबई की फॉरेन पॉलिसी। यूएई ने पिछले कई सालों में अपने फॉरेन पॉलिसीज में काफ़ी हद तक चेंज किया। जहां यूएई मिडिल ईस्ट के काफ़ी कंट्रीज के पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करते हुए नजर आ रहा है। स्पेशली इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश को लेकर ईरान और कतर धमकी तक दे चुका है कि अगर वो इस चीज़ से बाज नहीं आया तो वो उस पर अटैक भी कर सकता है। अब किसी भी वक्त ईरान या कतर दुबई पर कोई मिसाइल गिराता है तो सोचे क्या कोई दुबई घूमने जाना पसंद करेगा? जाहिर सी बात है, अगर दुबई के अंदर इस तरह के कोई भी वाक़या हुआ तो कोई भी दुबई घूमने नहीं जाएगा। अब चूंकि 95% जीडीपी दुबई का सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से आता है, जब टूरिस्ट से आना बंद हो जाएंगे तो हो सकता है दुबई वापस से वही वाला दुबई बन जाए जो वो आज से 200 साल पहले था।